कमरे से आती खुल खुल की आवाज ने मानो उसका सीना ही चीर के रख दिया था। खांस खांस के शीला अम्मा रेणु को बुला रही थी। करमजली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि रेणु को करमजली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम रेणुका भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को रेणु बहू थी, पर नौकरानी से ज्यादा इज्जत नहीं थी उसकी इस घर में। 7 बरस पहले रेणु इस घर में शीला की बहू बनके आई थी। रेणु शीला की एकमात्र बहू थी। शीला ने पवन को 4 पुत्रियों के जन्म के बाद पाया था। काफी मन्नतों के बाद पवन पैदा हुआ। बड़ी बहनों का चहेता था पवन, और तो और शीला ने भी उसे सिर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी शीला के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में शीला के पति रमेश राजमहल में राजपुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लद चुका था। शीला जब ब्याह के आई तब ठीक ठाक हालात थे। खान पान रहन सहन काफी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ, नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई बेटे के इंतजार में। 5वां बच्चा पवन था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता, खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली, पर बाहर शीला का रुआब अभी भी जमींदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम में रमेश ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखता था। वहीं शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो शीला को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरों के फटे में जरूर टांग अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर शीला ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और शीला की बातों में आ जाते और उनसे रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी पवन की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें शीला इनकार कर रही थी। उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस से लाकर भर दे। इस बार सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से पवन के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे। अकेली लड़की थी रेणु। बस शीला को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर शीला ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज, संस्कार, जिसकी कमी
शीला के घर में थी, रेणु के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी शीला को कोई जरूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, फिर शीला की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो रेणु को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती लाने के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो रेणु की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को नहीं बताई, लेकिन अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच बस वो 5 मीटर आंचल लाई, जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब शीला का व्यवहार भी बदल गया। वो रेणु को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर रेणु ने अब घर से कुछ ना लाने की ठान ली। घर के हालात देख पवन अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से रेणु घर चला लेती। रेणु घर के काम में लगी रहती। इसी बीच रेणु पेट से हो गई, लेकिन शीला वही गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियों से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपनी घर की भली बुरी भी बोल देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद रेणु ने नन्ही परी को जन्म दिया। शीला ने अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है करमजली ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज आई। शीला ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने। एक क्या कम थी घर खाने, दूसरी भी आ गई। रेणु के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा ही चुप रही और अपना काम करती रही। बस पवन ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थिति और कम खुराक ने रेणु को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। शीला की खुराक में भी कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज और चौपाल वैसी ही थी जैसी रेणु की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि रेणु की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से। घर में काम की व्यस्तता से कभी वह अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर आंचल बाहों में भरकर सिसक देती थी। शीला रेणु की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना शीला के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में रेणु अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। दिनों दिन कमजोर और बीमार रहने लगी। शीला कुछ कम पड़ती तो उसकी 4 बेटियों बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। रेणु अब और शिथिल होती जा रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं,
बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थीं। संस्कार नाम के नहीं थे जो शीला बेटियों को देती। उसने सिर्फ अपनी बेटियों को सिखाया तो बस ताने और गालियां देना। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी रेणु के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल रेणु की माँ की तरह शीला के पास भी होता, जिसे वो अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देती, जिसे बेटियां रेणु की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। पवन की व्यस्तता घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की रेणु भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। पवन सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए सब बहनों और मां की मनमानी चल रही थी। रेणु को हमेशा शीला से ये ही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है, इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। पवन चाहकर भी शीला के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था। जब रेणु बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नजर नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी लक्ष्मी भी काफी समझदार, शांत थी। शीला के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों की समझ ही नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। पवन दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। रेणु देर रात तक घर के काम काज करके सोने जाती, तब तक पवन गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात पवन से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और पवन के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 7 साल घर में लगे लगे कब गुजर गए पता भी नहीं चला और इस भाग दौड़ में पवन रेणु अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत भी नहीं कर सके। रेणु की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे सैया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही रेणु को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने पवन को घर पर रुकने को कहा। उसे अपने पास बैठाया और उसकी गोदी में सर रख लिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वो पवन से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही नहीं था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वो 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी लक्ष्मी को इस घर से विदा होने पर उड़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे।
हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो नहीं भूले माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक समझ नहीं सके। ये बस्तर जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घरों की इज्जत को ढांपने के लिए होते हैं, और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने को हर त्योहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर रेणु सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज पवन को रेणु को ना खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें, आज पवन ने ऊंची आवाज में बात की। किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, रेणु ने कहा और पवन को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर रेणु ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। पवन की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल ना पाया, सदा की तरह। पवन में जैसे मानो काटो तो खून नहीं, वो सन्न रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा पवन के कपोलों से टपक रही थी। वो भागकर मां के कमरे में गया और मां से बोला, रेणु नहीं रही। मां से जो उत्तर मिला उससे पवन अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज में बोली, कोई बात नहीं, और अच्छी आ जाएगी, सब्र रख। बस इस नागिन को भी निकाल दे, जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। पवन ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी रेणु के पास आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी मां होती है। आज पवन को रेणु की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो रेणु की माँ थी और एक मेरी ये माँ है। इतना फर्क क्यों है? माँ तो दोनों थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज पवन को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं। जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया, उसके प्रति इतनी निष्ठुर। पत्थर दिल भी किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा। वाकई रेणु सही कह गई कि शीला के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी। और रेणु ने अपनी मां के आंचल में सभी को समेटे रखा। सबको समेटते समेटते आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से पवन रेणु की विदाई करने लगा। पवन ने रेणु की मां की वो संस्कारी साड़ी निकालकर रेणु को ओढ़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर लक्ष्मी को लेकर बिना सोचे समझे कभी खत्म न होने वाले सफर पर निकल गया, जहां ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी लक्ष्मी पर ना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।